हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज हम मैथ्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछला चैप्टर में कुछ वीडियोस मैंने डाल दी हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। आज हम उसका सब टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, तो आज हम ध्यान से चीजों को सीखेंगे कि भाई फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये मान लो टॉपिक जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चैप्टर जो है आप +1 में भी पढ़ोगे, +2 में भी पढ़ोगे, इसीलिए ये टॉपिक जो है मान लो बोर्ड्स, मान लो अपनी क्लास 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मान लो जेईई में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्या है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें बच्चों को अक्सर क्या होते हैं, डाउट होते हैं। आज सभी डाउट को कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे फंक्शन के। ठीक है, तो सर हेडिंग डालो कि भाई फंक्शन क्या है, फंक्शन की एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं कि भाई फंक्शन क्या है। तो जल्दी जल्दी पहले डेफिनेशन लिखो, फिर मैं उसे समझाता हूं धीरे धीरे। ठीक है, ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है कि भाई फंक्शन क्या होता है, इसे कैसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पढ़ के देखते हैं। तो पढ़ने से आपको शायद कुछ समझ ना आए, फिर एग्जांपल से धीमे धीमे समझते हैं। अगर धीरे धीरे चीजों को समझोगे तो फिर बड़ी जल्दी क्या आएंगी, चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई क्या लिखा है। कहते हैं कि भाई ए रिलेशन एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। तो सर मेरे को एक बात क्लियर हो रही है कि भाई एक्चुअल में फंक्शन क्या है, एक रिलेशन सेट ही है। यही तो वे बोल रहा है कि भाई वो क्या है, एक रिलेशन सेट है जो एक नॉन एम्प्टी सेट ए से बी तक है। तो सर मुझे क्लियर हो गया कि अगर ये फंक्शन भी एक रिलेशन है तो रिलेशन जो होता था आपने पढ़ा है कि भाई वो क्या होता है, सबसेट ऑफ क्या होता है, ए इंटू बी। तो एक बात तो क्लियर हो गई, याद रखना है कि जो एफ होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा। ए मान लो इंटू बी का क्या होगा, आपका सबसेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, फंक्शन एक सबसेट होता है, क्योंकि फंक्शन भी एक क्या है, यहां से समझ आ रहा है रिलेशन ही क्या है, आपका सेट है। चलो फिर से पढ़ते हैं। ए रिलेशन एफ है ना, एक रिलेशन सेट है फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। मान लो रिलेशन सेट को ही क्या कहा जाएगा, फंक्शन कहा जाएगा, ए सेट से बी तक जब इफ द डोमेन ऑफ एफ इज क्या होगा, सेट ए होगा। मान लो उन्होंने कहा कि भाई मान लो कि भाई जब हम मानेंगे कि भाई जो सेट ए है, कंप्लीट सेट ए है। ठीक है, ए सेट हम फर्स्ट वाला मानते थे हमेशा पर रिलेशन में, जो पहले वाला सेट है वो उसकी क्या होनी चाहिए, फंक्शन सेट की क्या होनी चाहिए, डोमेन होनी चाहिए। जब पहला सेट फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। उसके बाद पढ़ो क्या लिखा है, एंड नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर इन ए फंक्शन। तो सर ये तो मेरे को पता है, रिलेशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर होते थे, तो सिंपल सी बात है फंक्शन सेट में भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो जो क्या कह रहा है कि जब मान लेंगे कि भाई पहला सेट जो होगा वो क्या होगा, मान लो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी, तो फिर उसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें से नो टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर, मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर जब हम कंसीडर करेंगे उसमें कभी भी क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो सर मेरे को अभी बात समझ में नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर वहां से आपको क्या आएगा, समझ आएगा कि एक्चुअल में किसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलो ये बात तो समझ आ गई कि भाई फंक्शन
जो होगा वो सबसेट होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं कि भाई फंक्शन सेट जो होता है वो आपका क्या है, मतलब कैसे उसको क्या किया जाता है सर, एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। मान लो ये तो पता चल गया, तो उसके बाद सर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक रिलेशन सेट डिफाइन किया, ठीक है, रिलेशन और फंक्शन में मैं आपको क्या करता हूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा मान लो डिफरेंशिएट करके बताता हूं कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो पहले तो ए सेट मानते हैं, मान लो ए सेट मान लेते हैं 1 और 2, मान लो साथ में मान लेते हैं आपका मान लो 3, मान लो बी सेट जो होगा वो मानते हैं सर, मैं मान लेता हूं, मान लो आपका 1 होगा, उसके बाद सर आपका मान लेते हैं 4 होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, मान लो 9 होगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मान लो आपके सेट हो गए। ठीक है, मान लो मैं रिलेशन सेट डिफाइन करता हूं, मैं रिलेशन सेट डिफाइन करता हूं 1 1, यहां पे मैं डिफाइन करता हूं 2 4, यहां पे मैं डिफाइन करता हूं 3 9, और यहां पे मैं डिफाइन कर देता हूं, मान लो एक मैं डिफाइन कर देता हूं 1 5। ठीक है, तो 1 5 तो है नहीं सर, 1 9 क्या कर देता हूं, डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने एक रिलेशन सेट डिफाइन किया। ठीक है, तो उसके बाद आप कोशिश करते हैं, तो देखो ध्यान से आप डेफिनेशन पढ़ो। उसने क्या कहा है कि भाई रिलेशन एफ, मान लो रिलेशन सेट जो होगा वो एफ जो होगा वो नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन। मान लो इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। इसी रिलेशन सेट को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी तक, इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। कब, आगे पढ़ो कि भाई जब मान लो जो ए है, ठीक है, मान लो ए जो है वो क्या है, देखो ए सेट जो है मैं वो मैंने क्या माना है, इसकी डोमेन मानी है। हमें पता था सर रिलेशन सेट में डोमेन क्या होते थे, फर्स्ट एलिमेंट को क्या कहते थे, डोमेन। तो भी सिंपल सी बात है, फर्स्ट एलिमेंट इसकी डोमेन है, तो फिर देखो तीनों एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। तो मान लिया मैंने क्या किया कि भाई सेट ए को क्या मान लिया, डोमेन ऑफ ए क्या मान लिया, रिलेशन मान लिया। तो आगे पढ़ते हैं कि भाई क्या, जब व्हेन टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, तो सर इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। वो कह रहे हैं कि भाई जब हम दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर को चूज करेंगे उसमें कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, उस रिलेशन सेट को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। मान लो फंक्शन क्या होता है कि जब हम रिलेशन सेट लिखेंगे, रिलेशन सेट में जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे, जब हम ऑर्डर्ड पेयर को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उसमें कभी भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है कि भाई दो बार रिपीट, मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा फर्स्ट एलिमेंट का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जैसे 1 है, 1 का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए यहाँ पे, या फिर 2 है, 2 का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, या फिर 3 है, 3 का एक ही ऑर्डर्ड पेयर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। किसमें, रिलेशन सेट में। उस रिलेशन सेट को ही हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो सर देखते हैं ध्यान से, देखो 1 मान लो पहला एलिमेंट है इसका ना, पहले एलिमेंट का एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो जब भी फंक्शन चेक करना है तो क्या चेक करना है कि सर मेरे को पता है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 किसी और ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट तो नहीं है, हाँ किसी और ऑर्डर्ड पेयर में भी प्रेजेंट है। इसे हम रिलेशन सेट तो कहेंगे, बट इसे हम फंक्शन सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि फंक्शन किसे कहा जाता है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर, दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हो, उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो। तो सर इसमें 1 जो है वो क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये एक रिलेशन सेट है, ये एक फंक्शनल सेट नहीं है। सर एक बार फिर से रिपीट करना, क्या बोल रहे हो, रिलेशन सेट को ही फंक्शन सेट कहते हैं। कब, जब इसमें डिफरेंट ऑर्डर पेयर, मान लो दो ऑर्डर पेयर कंसीडर करें, मान लो जैसे ये दो ऑर्डर पेयर हैं, दो ऑर्डर पेयर में कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो सर मेरे को एक बात क्लियर हो रही है कि जब भी मान लो रिलेशन सेट को फंक्शन चेक करना होगा तो हमें क्या चेक करना है कि जब ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में कहीं मान लो जो डोमेन वाला सेट होता है या फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, वो सेम तो नहीं है। अगर सारे मान लो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है ना, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होगा, उस रिलेशन सेट को हम फंक्शन कहेंगे। तो अगर मान लो हम ऑर्डर्ड पेयर चेक करें और उसमें फर्स्ट एलिमेंट दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए, उसे हम फंक्शन नहीं कहते, उसे हम सिंपल क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो सर ये मेरे को पता चल गया कि भाई ये रिलेशन सेट तो है बट फंक्शन सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, सेम आ गया ना, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, 4 में आ जाए, उसको हम फंक्शन नहीं कहते। मतलब मिनिमम 2 में सेम आ गया तो इसका मतलब क्या है कि सर वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो सर अगर मान लो इसको फंक्शन बनाना होता तो क्या होना चाहिए था, तो सिंपल सी बात है कि भाई एक पेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। जैसे मान लो इसको छोड़ देते, मान लो 1 1 हो गया, 2 4 हो गया,
3 9 हो गया, ये आपका क्या है, मान लो अगला मान लो सेट हो गया, मान लो इसे रिलेशन सेट ही कहते हैं। तो सर इस रिलेशन सेट को फंक्शन सेट कहेंगे। तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट एलिमेंट देखो सभी में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका डिफरेंट, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो सिंपल सी बात है, सभी में फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट है। अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसी रिलेशन सेट को हमें क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अगर सेम होता, मतलब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम होता, उसे हम फंक्शन नहीं कहते। तो फिर सिंपल सी बात है सर, ये रिलेशन सेट क्या है, एक्चुअल में फंक्शन है। तो ये वाला रिलेशन सेट जो है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब सर मेरे को बात क्लियर हो रही है कि भाई क्या होगा। तो फिर सिंपल सी बात है सर, यहां से क्या क्या सीखते हैं हम, ये सीखते हैं कि भाई फंक्शन में मान लो सबसेट होता है किसका, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। दूसरा मान लो रिलेशन सेट को ही फंक्शन सेट कहते हैं, इसका मतलब रिलेशन सेट को ही फंक्शन सेट कहते हैं। बट कब कहते हैं, कि जब रिलेशन सेट में सभी फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में सभी फर्स्ट एलिमेंट क्या हो आपके, डिफरेंट डिफरेंट हो। अगर मान लो ऑर्डर्ड पेयर में कहीं भी कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया, तो इसका मतलब सर वो फंक्शन नहीं है, बट एक्चुअल में वो रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि भाई फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसको पढ़ोगे, अब आपको इजीली क्या आएगा, समझ आएगा कि भाई क्या डेफिनेशन बोल रही थी। देखो ध्यान से कि भाई रिलेशन सेट एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए, मतलब रिलेशन सेट को ही हम फंक्शन कहते हैं। इफ डोमेन ऑफ द एफ इज सेट ए इसकी डोमेन है, नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, मतलब दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो सर यही तो आप बता रहे हो। तो अब मेरे को क्लियर हुआ कि भाई फंक्शन किसे कहते हैं और रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलो ये बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। इसमें एक दो बात और सीखनी है। कई बार इमेज की बात करता है, प्री इमेज की बात करता है। तो चलो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, मान लो इसको लिख लेता हूं, मान लो इसको मिटा देता हूं ना। तो यहां से एक दो बात और करते हैं कि भाई कैसे, मान लो डोमेन, आपको डोमेन ऑफ फंक्शन पूछेगा, रेंज ऑफ फंक्शन पूछेगा। अभी सर आपने फंक्शन लिखा था, मान लो कौन सा फंक्शन लिखा था, 1 1, तो यहाँ पे क्या हो गया सर 2 4, यहाँ पे क्या हो गया 3 9। ठीक है, तो सर ये तो फंक्शन था, क्योंकि इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमें सभी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसीलिए जब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एग्जांपल है ना, मान लो ये तो मैंने लिख दिया, पहले मैं यहां से जनरल समझाता हूं। मान लो ए बी या एक्स वाई लिख लो, है ना। एक्स वाई एक क्या है आपका, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, तो मान लो ये तो फंक्शन है, इसको छोड़ दो अभी। एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो किसको बिलोंग करता हो, फंक्शन को। तो इसका मतलब सर फंक्शन सेट के अंदर क्या होगा, एक्स वाई प्रेजेंट होगा। तो याद रखना है, इसमें एक दो बात यूज होती है, कई बार बोलते हैं, जब आप प्लस 2 में भी पढ़ोगे, इमेज प्री इमेज, ये वर्ड क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो अभी आप क्लियर कर लो कि भाई इमेज ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं, प्री इमेज ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, मान लो एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है सर। मान लो फिर क्या होगा, जो y इज मान लो कॉल्ड एज इमेज ऑफ क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो ये इसे क्या कहते हैं, जो मान लो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट की क्या होता है, इमेज होता है। तो सर इसको ऐसे लिख दो, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो कि भाई मतलब दूसरा, है ना, हिंदी में लिखना है तो ऐसे लिख लो, दूसरा एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट की इमेज कहते हैं। ठीक है, तो आगे ऑर्डर्ड पेयर भी लिख लो ना, ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट की क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। तो सर जब भी कभी ऑर्डर्ड पेयर लिखा होगा, जो मान लो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट होगा, उसे हम हमेशा क्या कहेंगे, पहला एलिमेंट की क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे। तो मतलब सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई जैसे यहाँ पे तो एक्स वाई था, अगर मान लो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ ये वाले फंक्शन के, तो सर अगर मान लो यहाँ से हम लेते, मान लो 2, ये नहीं लेते, सेम हो गया 2 4, मान लो जैसे 2 4 सर मेरे को पता है फंक्शन को बिलोंग्स कर रहा है इसमें, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो 2 मान लो 4 को हम क्या कहेंगे, 4 इज मान लो क्या होगा, इमेज ऑफ क्या होगा आपका 2 होगा। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो 4 जो होगा वो क्या होगा,
टू की क्या होगा, इमेज होगा। तो सर मेरे को पता लग गया ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है आपका, इमेज ऑफ क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट भी होता है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब सर दूसरा, मान लो ए को भी कुछ कहते हैं या फर्स्ट एलिमेंट को भी कुछ कहते हैं, दूसरे को तो पहले की इमेज कहते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मान लो उल्टा भी करते हैं, उल्टे को क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से मान लो एक्सप्लेन करो। तो यहां पे लिखो, मान लो x इज कॉल्ड एज प्री इमेज, x इज कॉल्ड एज प्री इमेज ऑफ क्या होगा आपका, y होगा। ठीक है, तो मान लो x को क्या कहते हैं, मान लो प्री इमेज ऑफ क्या कहते हैं, y कहते हैं। ठीक है, तो x जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसकी प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, तो सर ये भी क्लियर हो गया। इसे भी हिंदी में लिख दो, तो लिख लो ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में ठीक है x को y की प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मान लो ये हो गया कि भाई किसे प्री इमेज कहा जाता है। ठीक है, तो सर एग्जांपल से भी समझा दो, यहाँ पे भी आपने एग्जांपल समझाई थी, तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर भी मान लो फंक्शन क्या है ना, यहाँ पे फंक्शन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो सर फिर से 2 4 ही ले लेते हैं। तो 2 4 सर मेरे को पता है बिलोंग्स टू क्या है, एफ। मान लो ये एफ का क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, सिंपल सी बात है। तो फिर मैं क्या कहूंगा, 2 इज क्या होगा, प्री, ट्रू 2 इज प्री इमेज ऑफ क्या होगी, मान लो 4 भी होगी। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसे क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई, पहले एलिमेंट को प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर में, और दूसरे एलिमेंट को पहले एलिमेंट की क्या कहा जाता है, इमेज कहा जाता है। मान लो ऑर्डर्ड पेयर में ना, ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट की इमेज और पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की क्या होती है, प्री इमेज होती है। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई कि भाई क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो उसके बाद डोमेन रेंज तो आपको पता ही है कि भाई डोमेन रेंज, क्योंकि सर ये एक रिलेशन सेट है, तो रिलेशन सेट में आपने बताया था कि भाई डोमेन का मतलब क्या होता है, मान लो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो चलो मान लो अगर ये फंक्शन सेट होता है, ये होता नहीं है, तो मान लो इसकी डोमेन पूछते, तो सर मेरे को पता है डोमेन ऑफ फंक्शन हमेशा क्या होती है, मान लो एक्चुअल में फंक्शन है क्या, रिलेशन सेट ही है, तो रिलेशन सेट की जो डोमेन होगी वही फंक्शन सेट की क्या होगी, डोमेन होगी। तो मेरे को क्लियर हो गया सर, फंक्शन सेट की जो डोमेन होगी वो क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो पहला एलिमेंट सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसका जो सेट बनेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, मान लो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज डोमेन, है ना, डोमेन ऑफ क्या होगा आपका, फंक्शन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर को डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो पहले एलिमेंट लिख लिए, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी लिख लो कि भाई सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ ए क्या होगा, फंक्शन होगा, रेंज ऑफ ए क्या होगा, फंक्शन होगा। तो सर ये भी मेरे को क्लियर हो गया। तो एक्चुअल में सर रिलेशन सेट में यही तो होता था। तो रिलेशन सेट मैंने, आप बोल रहे हो बार बार कि भाई फंक्शन भी क्या होता है, रिलेशन सेट ही होता है, बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो जो आपने डेफिनेशन में पढ़ाई। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। तो भी सिंपल सी बात है, अगर मेरे को मान लो रेंज ऑफ फंक्शन पूछता है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन, आरएफ का मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब होता है सर सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट क्या हो गया, 1 4 9, तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज ऑफ क्या हो गई, फंक्शन हो गई। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई डोमेन, मान लो फंक्शन में, फंक्शन भी रिलेशन सेट है, एक बात तो ये क्लियर हुई। और फंक्शन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की, मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा, मान लो फंक्शन सेट में ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये तो मेरे को क्लियर हो ही रहा है। तीसरा, मान लो ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वो डोमेन ऑफ फंक्शन होगी, और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो रेंज ऑफ क्या होगी, आपकी फंक्शन होगी। ठीक है, तो ये भी बात मेरे को क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो चलो इसको भी याद रखना है। अब एक दो बात और समझ लो, फिर आपको चीजें क्या लगेंगी, आसान लगेंगी। ठीक है, तो सर वो कौन सी बात है, वो भी हमें समझा दो कि जिससे मान लो फंक्शन जो हो जाए वो आसान हो जाए। तो देखो ध्यान से कि भाई क्या, जब भी कभी, चलो इसको अभी यहाँ पे लिखे रहने देते हैं ना, मान लो
इसको यहाँ पे एग्जांपल लेने के लिए लिखा रहने देते हैं। मान लो कि मैं कहूं कि भाई फिर से मान लो एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है जो किसको बिलोंग कर रहा है, फंक्शन को। ठीक है, तो आप यहाँ पे नहीं देखना, मान लो मैं जनरल मान रहा हूं कि एक्स वाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है जो किसको बिलोंग्स कर रहा है, फंक्शन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो भी सिंपल सी बात है, इसे हम कैसे लिखते हैं, मान लो फंक्शन की भाषा में है ना, फंक्शन की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा। तो सर ये क्या लिख दिया आपने, ध्यान रखना है कि जब भी कभी कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर दिया हो जो फंक्शन में प्रेजेंट हो, उसका पहला एलिमेंट हमेशा कहां लिखा जाता है, फंक्शन के यहां ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो जब यहां पे लिखा जाएगा इक्वल टू, हमेशा क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हुआ कि फंक्शन को लिखते कैसे हैं, फंक्शन की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर को पहले एलिमेंट को यहां पे लिखना है, सेकंड एलिमेंट को कहां पे लिखना है, यहां पे। तो सर इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं, इनपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट आपने लिखा ऑर्डर्ड पेयर का, उसे इनपुट ऑफ फंक्शन कहते हैं। इनपुट का मतलब तो समझ दो, चलो पहले लिख लेते हैं। तो जो सेकंड एलिमेंट है उसे कहते हैं आउटपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफ क्या कहते हैं सर, फंक्शन कहते हैं। क्या सर ये क्या बोल रहे हो, इनपुट आउटपुट, चलो बात समझते हैं। आप अगर छोटे होते हुए आपने कभी देखा हो रेलवे स्टेशन पर, मतलब जब हम छोटे थे तो क्या लगा होता था, वेइंग मशीन लगी होती थी। ठीक है, तो जनरली आप कहीं जाओ, मान लो जैसे हम रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर जाते थे, वहां पे क्या लगी होती थी, वेइंग मशीन। उसमें हम क्या करते थे, 1 रुपया डालते थे, है ना, 1 रुपये का कॉइन डालते थे। तो वेइंग मशीन पर जब खड़े होते थे वो हमारा वेट तोलती नहीं थी। तो जब हम 1 रुपया डालते थे तो 1 रुपया एक्चुअल में क्या हो गई, वेइंग मशीन की इनपुट हो गई जो हमने उसको दी। तो जब इनपुट दी उसने क्या किया, हमारा जो बाहर होता था, वेट होता था, वो तोल के एक पर्ची क्या निकाल दी बाहर। उस पर क्या लिखा होता था, हमारा बाहर लिखा होता था, वेट लिखा होता था कि कितना हमारा क्या होगा, वेट होगा। तो सर मेरे को समझ आ रहा है एक्चुअल में वो वेइंग मशीन क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन की इनपुट क्या हुई, जो हमने उसको 1 रुपया दिया वो उसकी इनपुट हुई, उसमें 1 रुपया डाला। तो जब 1 रुपया डाला तो उसने क्या किया, आउटपुट दी। आउटपुट मतलब आंसर दिया, आंसर मतलब आपका वेट कैलकुलेट करके दे दिया कि कितना आपका क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, तो ऐसा ही फंक्शन होता है कि जब भी हम इसमें कोई इनपुट डालते हैं, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट जो होता है वो इसकी इनपुट होता है। अगर इसमें इनपुट डालें तो इसका जो आंसर आता है, आंसर मतलब आउटपुट आती है, वो हमेशा क्या होती है, सेकंड एलिमेंट ऑफ क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि जो मान लो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे इनपुट ऑफ फंक्शन कहते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होगा उसे आउटपुट ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो सर मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि भाई एक ही ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा होगा, ऑर्डर्ड पेयर तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 है। तो भी सिंपल सी बात है, पहले एलिमेंट को इनपुट ऑफ फंक्शन कहा, दूसरे एलिमेंट को आउटपुट ऑफ फंक्शन कहा। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ फंक्शन होती है, फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन ऑफ फंक्शन ही तो कहते हैं। जो डोमेन ऑफ फंक्शन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है, दूसरे एलिमेंट को रेंज कहते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, आउटपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो ध्यान से देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो डोमेन ऑफ क्या होगा, फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है सर, मान लो इनपुट ऑफ क्या होता है, फंक्शन होता है। मान लो इनपुट ऑफ फंक्शन हो गया तो रेंज ऑफ क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो वो किसके बराबर होगा, आपका आउटपुट। आउटपुट ऑफ क्या होगा, फंक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है, एक्चुअल में रेंज और डोमेन ही है। डोमेन को फंक्शन की क्या कहते हैं, इनपुट, जो उसमें डालना होता है। तो रेंज को क्या कहते हैं, फंक्शन की आउटपुट, जब उसमें कुछ डालें वो हमें क्या दे, कोई ना कोई आंसर दे, आंसर को हम क्या कहते हैं, आउटपुट। उसे रेंज ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, जो उसमें डाल रहे हैं उसे डोमेन ऑफ फंक्शन या इनपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को कैसे लिखा जाता है ये ध्यान रखना है। फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे हमेशा x लिखा जाता है, पहला एलिमेंट लिखा जाता है। और जब यहाँ पे पहला एलिमेंट भरते हैं तो जो ये लिखा होता है ये एक्चुअल में उसका क्या होता है, आउटपुट होता है, उसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो सर मेरे को ये बात भी क्लियर हो गई कि भाई फंक्शन मतलब कैसे लिखते हैं, क्या होता है, मतलब कैसे इसमें वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहां से लिखते हैं कि जैसे मान लो आपको कहा जाता है ना
मालूम मैं यहाँ से समय था, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ सर, आपने बताया पहले एलिमेंट को यहाँ लिखना होता है और इसकी आउटपुट क्या होगी 1। इसका मतलब फंक्शन पर अगर आप 1 वैल्यू भरोगे, फंक्शन के अंदर अगर आप 1 वैल्यू भरोगे, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, उसका आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो सर थोड़ा थोड़ा मेरे को क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हो। फंक्शन के अंदर अगर 2 भरोगे, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, उसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। फंक्शन के अंदर अगर 3 भरोगे तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, उसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो सर मेरे को थोड़ा सा यहां से क्लियर हो रहा है कि भाई फंक्शन के अंदर 1 भरे, आंसर क्या आए 1 आए, तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में, ये नहीं होगी f ऑफ x क्या होगा x स्क्वायर होगा। यहाँ पे सर आपने 1 भरा, x 1 भरेंगे तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, तो भर के देखो सर f ऑफ 1 भरोगे तो आंसर क्या आएगा ना x। यहाँ पे जो अगर जो वैल्यू भरोगे, यहाँ पर x होगा तो x की वो वैल्यू होगी, यहाँ पर y होता y की वो वैल्यू होती। ठीक है, तो यहाँ पे सर x है, x की जगह पर आपने 1 भरा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 हो गई, तो फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो 1 क्या हो गया स्क्वायर, आंसर क्या है सर 1 आया। तो ध्यान से देखो, अगर आप 2 भरते तो फिर सिंपल सी बात है, x की जगह पर आपने 2 भरा तो यहाँ पर आंसर क्या आना था सर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब आंसर 4 आना था। तो यहाँ पर अगर आप मान लो 3 भरते तो यहाँ पे क्या होना सर 3 का स्क्वायर होना था, तो आंसर क्या आना था 9 आना था। तो सर अब मेरे को बात क्लियर हो रही है, एक्चुअल में फंक्शन के इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है, ये एक्चुअल में फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, एक्चुअल में जो मैंने ये लिखा है ये एक्चुअल में ये फंक्शन की क्या है इनपुट और क्या है आपकी आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट सर यहाँ पे भरते हैं, तो यहाँ पे जो भरेंगे, जो भी यहाँ पे होगा a b x y z, इसका मतलब उसकी वैल्यू आपने भरी है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे वो वैल्यू भर देंगे, वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है कि भाई एक्चुअल में ये वाला जो फंक्शन आपने डिफाइन किया था वो फंक्शन क्या था, मान लो a, एक्चुअल में a और b का जो फंक्शन था वो क्या था f ऑफ x स्क्वायर, उसमें मैंने ये वैल्यू भरी, ये आपका क्या आ गया, उसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में फंक्शन की कुछ बातें थी जो आपको क्लियर होनी जरूरी है कि भाई कैसे फंक्शन को लिखा जाता है, इनपुट फंक्शन क्या होती है, आउटपुट ऑफ फंक्शन क्या होती है, या कैसे चीजें को क्या किया जाता है डिफाइन किया जाता है। चलो आपको बात क्लियर हुई होगी। उसके बाद एक बात और करनी है कि अगर मान लो फंक्शन लिखा हो, कई बार फंक्शन ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, तो मान लो आप जब क्वेश्चन देखोगे फंक्शन ऐसे भी लिखा होता है f ऑफ मान लो a2 क्या लिखा होता है b लिखा होता है। तो सर मेरे को पता है a जो होता है वो पहला सेट होता है हमेशा, तो पहले सेट को ही तो सर इनपुट कहते हैं। देखो ध्यान से, पहले सेट को इनपुट कहते हैं और जो दूसरा सेट है उसे ही हम क्या कहते हैं आउटपुट कहते हैं। तो भी सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन ऐसे लिखा हो तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई फंक्शन की जो इनपुट होगी, फंक्शन में जो वैल्यू भरेंगे वो कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, और फंक्शन का जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में प्रेजेंट होना चाहिए, बी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है मतलब है। कई बार ऐसे भी लिखा होगा फंक्शन फ्रॉम ए टू क्या लिखा होगा बी, से कैसे रीड करते हैं, फंक्शन फ्रॉम क्या लिखते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू क्या हो गया बी हो गया, ए टू बी, तो सर इसे ऐसे रीड करते हैं। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि भाई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या है कि भाई सर मान लो ए जो है वो फंक्शन की क्या है इनपुट, ए सेट जो है वो फंक्शन की इनपुट है, और आउटपुट जो आएगी वो क्या है सर बी क्या है आपका सेट है। ठीक है, तो सर क्लियर हो रहा है थोड़ी थोड़ी बातें। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे, अब क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी चीजें क्या होंगी क्लियर होंगी। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर आप जो मैं पहले स्टार्टिंग में आपको चीजें समझाता हूं, अगर वो आप अच्छी तरह समझोगे फिर आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर ये चीजें सभी आपने अच्छी तरह के की हैं पढ़ी हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको चीजें समझ आएंगी कि भाई कैसे कैसे फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, जो आपने डेफिनेशन समझाई सर उसे अप्लाई करके देखेंगे कि भाई वो फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद सर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें मान लो फंक्शन ऐसे डिफाइन करेंगे, उसकी इनपुट और आउटपुट क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हुई। अब देखते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके। तो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्या होगा आपके फंक्शन होंगे। चलो देखो जल्दी जल्दी, पहले तो क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, मतलब अगर वो फंक्शन ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन एंड राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या होगा
फंक्शन होगा। ठीक है, जो फंक्शन होंगे उनकी डोमेन और रेंज हमने क्या करनी है, लिखनी है। तो मैं यहाँ पे रिलेशन सेट डिफाइन करने लगा हूँ, आपने बताना है कि वो वाला रिलेशन सेट फंक्शन होगा या नहीं होगा। अगर होगा फिर उसकी रेंज और डोमेन भी आपने क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। ठीक है, मान लो 2 1 हो गया, मान लो ये सेट है। ठीक है, मान लो ए सेट है, रिलेशन सेट ही लिख लो, है ना, रिलेशन सेट है। मान लो 2 हो गया, 5 1 हो गया। ठीक है, तो मान लो आपका 9 8 1 हो गया मान लो। ठीक है, आपका हो गया 11 1 हो गया, आपका 14 1 हो गया, आपका क्या हो गया मान लो 17 क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो मान लो ये रिलेशन सेट हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने बताना है कि ये रिलेशन सेट है या नहीं, सॉरी फंक्शन सेट है या नहीं है। ये अगर होगा फिर उसकी रेंज यहाँ क्या लिखनी है, डोमेन लिखनी है। ठीक है, तो दूसरा लिख लो, मान लो यहाँ पे क्या है 2 1 हो गया। ठीक है, 4 2 हो गया। ठीक है, मान लो 6 3 हो गया, यहाँ पे मान लो आपका 8 4 हो गया, यहाँ पे आपका मान लो 10 मान लो 6 हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया 12 मान लो कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। मान लो तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, मान लो ये लिख लो 0 0 हो गया, मान लो 1 -1 हो गया। ठीक है, मान लो 1 1 हो गया। ठीक है, मान लो 4 -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद मान लो कि भाई 4 2 हो गया, मान लो 9 -3 हो गया, 9 3 हो गया। ठीक है, ये देखना है कि भाई फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मान लो रिलेशन सेट हमने डिफाइन किया, मान लो एग्जांपल के तौर पर मान लो मैंने किया 1 3 हो गया, मान लो आपका 2 1 हो गया, मान लो आपका हो गया 1 4 हो गया। ठीक है, तो मान लो लास्ट पांचवा रिलेशन सेट क्या है, मान लो आपका हो जाए 1 5 हो जाए, मान लो 2 6 हो जाए, मान लो 3 क्या हो जाए 9 हो जाए। ठीक है, तो ये चेक करो, जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और चेक करो कि भाई ये रिलेशन सेट जो मैंने लिखे हैं ये फंक्शन सेट है या नहीं है। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई ये रिलेशन सेट जो दिए हैं ये फंक्शन सेट है या नहीं है। तो सर मेरे को पता है कि भाई रिलेशन सेट आपने लिख दिए, मुझे अभी आपने डेफिनेशन समझाई है कि भाई रिलेशन सेट को फंक्शन सेट कब कहते हैं, जब ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट होता है वो कभी भी सेम ना हो। मतलब अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कभी भी सेम ना हो। तो चलो देखते हैं कि भाई पहला एलिमेंट देखो जहां पे 2 है, अब आपने ढूंढना है, जब भी पहला एलिमेंट देखा 2 ढूंढ रहे हैं, 2 कहीं प्रेजेंट है नहीं है। 5 है तो 5 कहीं प्रेजेंट है नहीं है सर, 8 भी कहीं प्रेजेंट नहीं है, 11 भी कहीं प्रेजेंट नहीं है, 14 भी किसी और ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, 17 भी किसी ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, सभी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है सर। तो अगर एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में अलग अलग हो तो वो क्या होता है सर, फंक्शन होता है। उसी रिलेशन सेट को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, ये फंक्शन है, जिसे टिक कर देते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन भी पूछा है, तो सर इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगी। डोमेन का मतलब सर आपने बताया कि भाई फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए सेट उसे डोमेन कहते हैं। इसका मतलब 2 5 8 11 14 और 17 इसकी डोमेन हो गई। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा सर, इसकी जो आपकी क्या होगी, मान लो आउटपुट मतलब जो इसका सेकंड एलिमेंट होगा, मान लो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा जो मान लो एलिमेंट होगा उसे हम रेंज कहते हैं। तो सर वो तो हमेशा 1 ही है, तो इसका मतलब ये इसका डोमेन और क्या हो गया, रेंज हो गया। तो ये वाला फंक्शन भी है और इसका डोमेन और आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। चलो अगले की बात करते हैं, दूसरा। तो दूसरा देखते हैं सर, मान लो हमेशा जब भी कभी सर चेक करना है फंक्शन है तो पहले एलिमेंट को चेक करना है कि पहला एलिमेंट कहीं 2 बार तो प्रेजेंट नहीं है। अगर कम 2 बार प्रेजेंट हुआ, मतलब 2 बार या 2 बार से ज्यादा प्रेजेंट हुआ तो इसका मतलब वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जो अगर एक ही बार प्रेजेंट होगा, हर एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट एक ही बार प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा क्या होगा आपका, मान लो क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, तो सर चेक करते हैं, यहाँ पे 2 है, देखो यहाँ पे 4 है, मान लो 2 कहीं प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट सर, 4 कहीं प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, 6 कहीं दूसरे ऑर्डर पेयर में है नहीं है सर, 8 किसी और पेयर में है नहीं है सर, 10 किसी और पेयर में है नहीं है सर, 12 भी किसी और ऑर्डर पेयर में नहीं है। तो सभी एलिमेंट सर फर्स्ट पेयर के ऑर्डर्ड पेयर के डिफरेंट हैं। तो फिर सिंपल सी बात है सर, ये भी क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन तो आप लिख ही सकते हो सर, डोमेन ऑफ फंक्शन पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट सर 2 4 6 8 और क्या बन रहा है 10 और 12 बन रहा है। तो ये आपकी डोमेन ऑफ फंक्शन आ गई। मान लो ए रिलेशन सेट फंक्शन है तो ये डोमेन आ गई। उसका रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है सर, मान लो दूसरा एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट सर आपने पीछे लिखा है 1 2 3
4, 6 और 8, ये आपका क्या हो गया सर, मान लो रेंज ऑफ क्या हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को बात ये भी क्लियर हो गई। तो चलो पहले दो मिटा देते हैं, ये दोनों आपके क्या थे, मान लो ये दोनों आपके क्या थे, रिलेशन सेट फंक्शन थे। ठीक है, तो चलो सर मेरे को क्लियर हो गया। अब अगली बात करते हैं तीसरे की, कि भाई तीसरा रिलेशन सेट फंक्शन है, तो सर फिर से मेरे को पता है कि भाई क्या चेक करना होता है, पहला एलिमेंट चेक करना होता है। 0, तो 0 कहीं है, तो 0 तो कहीं नहीं है। 1 किसी और ऑर्डर पेयर में है, तो सर साथ ही पड़ा है 1। अगर कोई भी एक भी एलिमेंट फर्स्ट मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 2 बार या 2 बार से ज्यादा बार क्या करता हो, रिपीट करता हो, एक भी एलिमेंट, तो वो क्या होता है, फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो सर ये मेरे को पता है कि ये फंक्शन नहीं होगा। अगर ये फंक्शन नहीं है तो भी सिंपल सी बात है, आपने बोला था कि भाई अगर फंक्शन होगा उसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, इसकी डोमेन और रेंज हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सर क्लियर हो गया। उसके बाद इसको चेक करते हैं, ये तो छोटा सा है, देखो ध्यान से 1, तो सर 1 को चेक करना है कि किसी और ऑर्डर पेयर में सेम एलिमेंट 1 प्रेजेंट है, तो सर 1 इधर भी है, तो इसका मतलब अगर मान लो सेम एलिमेंट 2 ऑर्डर पेयर में है ना, पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का अगर किसी और ऑर्डर पेयर में भी प्रेजेंट है तो वो कभी भी फंक्शन नहीं होता। तो सर मेरे को क्लियर हो गया, ये भी फंक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, तो सर मेरे को पता है कि भाई पहला एलिमेंट 1, तो देखना 1 कहीं है, नहीं है सर। 2 कहीं है, नहीं है सर। 3 भी कहीं नहीं प्रेजेंट है। तो भी सिंपल सी बात है, इसके सभी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर के डिफरेंट है, तो सभी एलिमेंट डिफरेंट हो तो सर उसे हम क्या कहते हैं, मान लो उसी रिलेशन सेट को हम क्या कहते हैं, फंक्शन सेट भी कहते हैं। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई फंक्शन सेट क्या है। तो फिर जब फंक्शन सेट है तो उसकी डोमेन लिखनी है, तो डोमेन मतलब सर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है सर, सेकंड एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर 5, 6 और क्या होगा आपका 9 होगा। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई। रेंज मान लो फंक्शन सेट किसे कहते हैं, कैसे उसे चेक करना होता है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे उतारो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा, तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, मान लो उसमें भी हम मान लो ऐसे ही क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भाई रेंज, डोमेन, मान लो फंक्शन किसे कहते हैं या कैसे फंक्शन को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो सर लिखते हैं। मान लो दूसरा क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 1, 5, 9, 11, 13, 17 है आपका। ठीक है, मान लो 11, 15 और 16 है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या है, 16 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इस पे मान लो एक रिलेशन सेट डिफाइन किया गया। रिलेशन सेट मतलब मान लो रिलेशन सेट को सर एफ भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर एफ मतलब फंक्शन होता है, वैसे फंक्शन के लिए यूज करते हैं। तो चलो मान लो रिलेशन सेट ही लिखते हैं। ठीक है, तो रिलेशन सेट को ही फंक्शन सेट कहते हैं, ये हमें पता होता है कि भाई कब कहते हैं, वो कंडीशन आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। मान लो लिखा है 1, 5 लिखा है, 2 मान लो 9 लिखा है, मान लो 3, 1 लिखा है, 4, 5 लिखा है और 2 क्या लिखा है, 11 लिखा है। ठीक है, तो ये आपके क्या लिखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं। तो आगे पूछा है आर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मान लो जो नीचे मैं लिख रहा हूं वो सही बात है या गलत बात है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज आर इज ए रिलेशन सेट। ठीक है, दूसरा आर इज ए फंक्शन क्या होगा आपका, सेट होगा। ठीक है, तो ये दोनों चेक करने हैं कि भाई रिलेशन और फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो आपने बात देखा होगा कि भाई कोशिश की होगी, तो ध्यान से देखो कि भाई सबसे पहले ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, तो सर इन दोनों पे एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है कि ये मान लो रिलेशन सेट है, मान लो किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में क्या दिया है, रिलेशन सेट दिया है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर है। उसके बाद पूछ रहा है कि ये दोनों बातें सही है या गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो सर सबसे पहले फंक्शन चेक कर लेते हैं। रिलेशन सेट को फंक्शन चेक करना आसान है, तो दूसरा क्वेश्चन पहले चेक कर लेते हैं। तो सर मेरे को पता है कि भाई रिलेशन सेट फंक्शन सेट कब होता है, जब उसका ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट हो, मान लो किसी भी 2 डिफरेंट ऑर्डर पेयर में, वो सेम नहीं होना चाहिए। या फिर हमेशा मान लो पहले एलिमेंट को चेक करो कि वो किसी दूसरी ऑर्डर पेयर
पेयर में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट होगा तो वो फंक्शन सेट नहीं होगा, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, फंक्शन सेट होगा। या पहले एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे सभी, तो वो क्या होगा, फंक्शन सेट होगा। तो सर 1, तो 1 कहीं प्रेजेंट है नहीं है सर। 2 कहीं प्रेजेंट है, तो सर देखो 2 इधर भी प्रेजेंट है, 2 इधर भी प्रेजेंट है। दो ऑर्डर्ड पेयर में जब भी कभी फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो, कम से कम 2 में फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो, तो फिर वो कभी भी क्या है, फंक्शन सेट नहीं होता। तो सर दूसरा क्वेश्चन तो टोटली गलत हो गया कि भाई R जो है वो फंक्शन सेट नहीं है। ठीक है, तो सर ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। उसका पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, R इज ए रिलेशन सेट। तो इसका मतलब ये चेक करना है कि भाई ये रिलेशन सेट है। तो सर रिलेशन सेट कैसे चेक करते थे, तो मेरे को पता है कि भाई रिलेशन सेट जो होता है वो सबसेट किसका होता है, A इंटू बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सर A इंटू बी क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर है ना, A और B के ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें मान लो फर्स्ट एलिमेंट है ना, मान लो R में जो ऑर्डर्ड पेयर होगा AB, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट A को बिलोंग करता हो, तो दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता हो, B को बिलोंग करता हो। सर क्या बोल रहे हो, ऐसे समझ नहीं आ रहा, यहां से समझाओ, ध्यान से देखो। जब हम A इंटू बी लिखते थे, पहले इसके इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे, फिर इसके इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे, फिर इसके इनके साथ ऑर्डर्ड पेयर, फिर इसके इनके साथ क्या लिखते थे, ऑर्डर्ड पेयर। तो सिंपल सी बात है सर, अगर मान लो सभी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मान लो रिलेशन सेट एक्चुअल में क्या होता है, इसका सबसेट होता है। इसका मतलब रिलेशन सेट के जितने भी एलिमेंट है वो एक्चुअल में क्या होने चाहिए, A इंटू बी के क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, जैसे 1 5 है, तो 1 5 मतलब A मल्टीप्लाई या A इंटू बी या A कार्टेशियन B में भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो A कार्टेशियन B कैसे लिखते थे सर, कि इसका पहला एलिमेंट और उसका, सर हमें 1 5 चाहिए तो इसका पहला एलिमेंट के इसके साथ हम क्या बनाते थे, ऑर्डर्ड पेयर। तो सिंपल सी बात है सर, पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, 1 1 और दूसरा क्या होगा, 1 5। तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 5 प्रेजेंट है तो है, तो इसका मतलब इसमें भी प्रेजेंट है। पहला एलिमेंट तो क्लियर हो गया, रिलेशन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद सर दूसरा लिखना चाहें तो दूसरा मान लो 2 9 है, तो फिर 2 से चेक करते हैं कि 2 के ऑर्डर्ड पेयर चेक करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 के कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होने थे ना, एक पहला सर होना था 2 1 होना था, 2 का इसके साथ लिखना था। उसके बाद सर क्या होना था 2 5, तो इसका मतलब इसके ऑर्डर्ड पेयर ही तो चेक करने। देखो 2 1 होना था पहला, 2 5 होना था दूसरा, 2 9 होना था तीसरा ऑर्डर पेयर। तो सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 9 प्रेजेंट है, तो सिंपल सी बात है सर R में भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है सर, R के सभी एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो तो वो क्या होता है, रिलेशन सेट होता है। तो सर अगला चेक करना है 3 1, तो फिर 3 का पेयर देखो 3 1 3 1 भी तो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, होगा। तो सर ये भी इसमें भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसका एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। ये अभी तक क्या है, रिलेशन है। उसके बाद 4 5 4 और 5 4 5 भी सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा, तो ये भी आपका क्या है, रिलेशन सेट में, मतलब ये रिलेशन सेट में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये इसका अभी तक क्या है, सबसेट है। उसके बाद सर 2 11 और 2 और 11, तो सर 2 11 जो है वो भी आपका क्या होगा, किसमें प्रेजेंट होगा सर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा। तो फिर रिलेशन सेट में भी प्रेजेंट है, तो फिर सिंपल सी बात है इसके सभी एलिमेंट मान लो इन दोनों की प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे, तो भी सिंपल सी बात है सर R जो है वो सबसेट ऑफ A इंटू बी है। तो फिर मेरे को पता लग गया कि ये रिलेशन सेट है। तो आपको बात क्लियर हुई होगी कि रिलेशन सेट और फंक्शन सेट में क्या क्या है, डिफरेंस है, ये आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सर मेरे को बात क्लियर हो गई, ये क्वेश्चन भी मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ से आपको बातें समझ आ गई कि फंक्शन किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो अगला क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने इनपुट वाला समझाया था आपको, मान लो इनपुट वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, तो चलो सर करते हैं, क्या लिखना है लिखो जल्दी जल्दी। एक फंक्शन मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। ठीक है, आपका मान लो तीसरा क्वेश्चन है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू 2x माइनस क्या है 3 है। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया 2x माइनस मान लो 5 कर लो, 2x माइनस क्या है 5, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या होगा, फॉलोइंग। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, है ना, फॉलोइंग इनकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछा है f ऑफ क्या पूछा है, 0 पूछा है। दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है f ऑफ 0, दूसरा क्वेश्चन पूछा है f ऑफ 7, तीसरा क्वेश्चन पूछा है f ऑफ माइनस क्या पूछा है 3 पूछा है। ठीक है, तो सर मेरे को मान लो क्या है, वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो।
चलो आपने कोशिश की होगी, तो सर मेरे को बात क्लियर हो रही है, ये आपने अभी समझाया, तो इसका मतलब सर मेरे को पहले तो फंक्शन लिख लेता हूं। फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है सर, f ऑफ 0। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब आपने अभी समझाया कि ये यहाँ पे क्या दिया, फंक्शन में क्या दिया है, x दिया है, तो फिर x की जगह पे क्या भर रहा है, वो 0 भर रहा है। इसका मतलब यहाँ से मेरे को ये समझ आया कि x की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अगर यहाँ पे मैं 0 भरूंगा तो मेरे को पता है कि भाई फंक्शन एक्चुअल में ये वाला फंक्शन ये डिफाइंड है, तो यहाँ पर x 0 है, तो सिंपल सी बात है इसमें भी तो x 0 ही होगा। तो वे सिंपल सी बात है सर, 2 इंटू 0 हो गया -5, 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। तो सर इसका आंसर कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, f ऑफ 7 पूछ रहा है। तो सर अब इस क्वेश्चन में ना, इसमें चलो साइड में लिख लेते हैं, इसमें सर आपको x इज इक्वल टू 7 दे दिया है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी दी है, 7 दे दी है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे 7 है, अगर यहाँ पे x होगी तो यहाँ पे x होगी, अगर y होगी तो यहाँ पे y होगी, अगर यहाँ पर a होती तो यहाँ पर a होती, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या होगी, 7 होगी। तो सर मेरे को पता है 2 है ना, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, इसको लिखते हैं 2 इंटू एक्स -5 लिखते हैं। तो सर ये तो मेरे को पता है, तो एक्चुअल में फिर 2 इंटू क्या हो गया, x की जगह पे क्या भरा उसने, 7 भरा है, तो आप भी भर दो 7 माइनस क्या हो गया 5, 7 दूनी 14 -5, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। तीसरा f ऑफ आपको क्या पूछा है, -3। तो सर मेरे को यहाँ से क्लियर हो रहा है, x की जगह पे उसने कितना भरा है, -3। आपने अभी बताया कि यहाँ पर जो भरेगा वही चेंज क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यही एक्चुअल में यही फंक्शन, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर अगर जो भी चेंज होगा, सेम टू सेम चेंज, जहां जहां भी x होगा वहां पर वही चेंज क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सर मेरे को पता लग गया। अब यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे कैसे भरेंगे सर, 2 इंटू, फिर से आपने बताया कि x मान लो -3 माइनस हो गया, तो -2 इंटू -3 क्या होता है, -6 -5 माइनस क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्चुअल में यहाँ पे इनपुट भरी है ना, ये x की वैल्यू जो होती है एक्चुअल में, इसे हम इनपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये भी आपने बात सर पिछली वीडियो मान लो पीछे आपने समझाई है कि भाई x को क्या कहते हैं, इनपुट। तो x की जगह पर चेंज किया और उस पे उसके विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन की क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली। अगर मान लो आपको पूछता कि भाई यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखो, तो ऑर्डर्ड पेयर भी तो लिख सकते थे फंक्शन के। फंक्शन क्या है एक्चुअल में, तो सर फंक्शन क्या है, आपने x की वैल्यू इनपुट है ना, आपने अभी बताया कि भाई फंक्शन में क्या होते हैं सर, एक्स वाई पेयर होते हैं ना, फंक्शन में क्या होते हैं, पेयर होते हैं। वो मान लो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और अगर आपने x की वैल्यू क्या भरी सर, 0 भरी, तो आपने बताया कि जो वैल्यू भरते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट ऑफ फंक्शन कहते हैं, और जो आंसर आता है उसे कहते हैं आउटपुट ऑफ क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो सर इसके लिए अगर मान लो फंक्शन सेट लिखते तो वो क्या होता, मान लो 0 माइनस क्या होता, 5 होता। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन सेट होना था, इनपुट भरी और आउटपुट क्या आई, -5। यहाँ पे इनपुट 7 भरी, आउटपुट क्या आई, 9 आई, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 9 आ जाना था, सॉरी 7 9 आ जाना था, -3 बढ़ी तो -11 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम फंक्शन सेट भी लिख सकते थे मान लो हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी चौथा क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मान लो उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, लिखो जल्दी। द फंक्शन t which maps temperature which map temperature in degree to Fahrenheit ठीक है, Fahrenheit is given as T of C is equal to, आपको दिया है 9/5 C plus 32 दिया है। Then find मान लो T of -10 एंड फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है, मान लो what is the value of C for which
टी सी इज इक्वल टू 212। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, तो जल्दी जल्दी इसे पढ़ो और इसे करने की कोशिश करो कि भाई क्या आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलो आपने कोशिश की होगी। तो सर ये क्वेश्चन भी तो सेम ही है जो पिछला क्वेश्चन था, वहां पे एफ की टर्म में फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, जहां की टी की टर्म में उन्होंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। तो पहले तो वो लिखो जो फंक्शन लिखा, टी सी आपको कितना दिया है 9/5 से प्लस कितना दे दिया है 32 दे दिया। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। मेरे को पता है सर इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो सी की वैल्यू अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, वही पूछा सर, यहाँ पे क्या लिखा है टी -10, तो इसका मतलब सर उसने क्या कर दिया, सी की जगह पे -10 भर दिया, तो सी की वैल्यू -10 भरी। तो सिंपल सी बात है, अगर सी की वैल्यू यहाँ पे -10 भरी तो ये फंक्शन इधर भी तो डिफाइंड है, तो इधर भी हम सी की वैल्यू क्या भर देंगे, -10 भर देंगे। ठीक है, तो +32 हो गया, तो ये कटा, इसके साथ माइनस में 2 आ गया, तो सर -9 2 जा कितना होता है 18 होता है, -18 32 हो गया, तो सर आंसर कितना आ गया 14 ही आया, प्लस का क्या आया सर 14 आया। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर हो गया, टी ऑफ -10 की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन अगर कोई गलती हो वो देख लेना, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि भाई कॉन्सेप्ट कैसे होता है। ठीक है, कैलकुलेशन में कभी कोई गलती हो सकती है, वो चेक करते रहना साथ साथ में। ठीक है, तो वैसे तो ठीक ही है। ठीक है, ये आंसर ठीक है। अब उसके बाद सर दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो चलो वैसा ही था जैसा आपने मान लो पीछे करवाया था, अब आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने कहा है कि भाई वैल्यू ऑफ सी फाइंड करो फॉर विच टीसी इज इक्वल टू 212। तो सर मेरे को पता है टीसी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी दी है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 212 दी है। तो सर टीसी की वैल्यू मेरे को पता तो है किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ 9/5 से +32 इज इक्वल टू 212 मैं लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया। इसका मतलब इस बार आपको आउटपुट दे दिया है और इनपुट की वैल्यू पूछ रहा है कि सी की कौन सी वैल्यू भरे कि आउटपुट आपकी क्या है 212 है। तो कैसे निकालते हैं सर, इसका जगह पे ये लिखा और ये किसके बराबर है 212 के, तो यहां से सी तो निकालना है सर, निकाल ही सकते हैं ये दो, तो इसका मतलब 9/5 सी हो गया, ये प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब -32 हो गया, 9/5 से इज इक्वल टू सर इसमें से माइनस करेंगे तो 180 बचेगा, 180 बचेगा ना, हाँ 210 180 हो गया, तो सी सर मेरे को पता है इधर मल्टीप्लाई उधर जाके ये उल्ट जाता है, तो इसका मतलब 180 इंटू 5 बाई कितना हो जाता है 9, इसका मतलब 20 हो गया, और सी की वैल्यू सर कितनी आ गई 100 क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे मान लो क्या निकला, सी की वैल्यू 100, अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 100 भरोगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा सर, मान लो कितना 212 क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी बात मेरे को क्लियर है सर, ये भी मेरे को क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो जल्दी जल्दी इसको भी लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया फंक्शन का, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वैसे मान लो क्लास 11th में अगर आप पढ़ते हो, मान लो 11th क्लास में ऐसे कई टीचर क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अगर आप मान लो जेई वगैरह की तैयारी करते हो तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, मान लो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया कि फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन को कैसे लिखते हैं, इसमें आपको थोड़े डिफिकल्ट क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो अगली वीडियो में मान लो आपको मैं कुछ क्वेश्चन जेई के भी करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन मान लो इसके बढ़िया लेवल के भी करवाऊंगा। आज थोड़े से मान लो आप पहले सीख लो, अपना फाउंड मान लो बेस बना लो, बेस बनाने के बाद जब आप चीजों को सीखते हो, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, फिर उसके ऊपर जो मर्जी आप क्या कर सकते हो, खड़ा कर सकते हो। तो पहले तो अच्छी तरह सीखो कि भाई फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में कैसे वैल्यू भरते हैं, कैसे नहीं भरते, ये बातें आपको क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये चीजों से आपका बेस बन रहा है, अगर बेस स्ट्रांग हो गया फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन है आपका, मान लो फंक्शन डिफाइन करके दे दिया आपको f of x x स्क्वायर, तो वो बोल रहा है कि भाई फाइंड f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन 1.1 माइनस क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो सर ये तो क्वेश्चन आसान ही है, ये भी हम कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो।
चलो आपने कोशिश की होगी, चलो देखते हैं कि भाई कैसे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो सर मेरे को क्लियर हो रहा है, वो मेरे को किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो मेरे को यहाँ से ये क्लियर हो तो रहा है सर, एफ ऑफ एक्स, मान लो अभी आपने बताया कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मान लो मैं एक्स की जगह पर ए भरूं तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए है ना, एक्स की जगह पे ए, तो सिंपल सी बात है जहां जहां एक्स होगा वहां पे ए लिख देना है, तो ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे सर वो उसने एफ एक्स की जगह पे क्या लिखा है, 1.1 लिखा है, तो फिर सिंपल सी बात है 1.1, मुझे पता है कि सर एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। अभी आपने बताया अगर a लिखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, अगर सर 1.1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो गई, तो यहाँ पे लिख दो 1.1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका आंसर क्या होगा, मान लो x की जगह पे 1.1 है ना, यहाँ पे x की जगह पे क्या भरा है, 1.1 भरा है, तो जब भरेंगे तो यहाँ पे भी 1.1, तो 1.1 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो सर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ से बात करें तो x की वैल्यू क्या भरी है 1, तो भी सिंपल सी बात है x की वैल्यू 1 भरेंगे तो इसमें भी x की वैल्यू 1 ही भरेंगे, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर। तो नीचे तो फंक्शन है ही नहीं, नीचे तो सिंपल ही वैल्यू है, 1.1 माइनस 1 हो गया, तो सर इसको स्क्वायर ही तो करना है। 11 गुना 11 कितना होता है 121, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया ये, तो 1 का स्क्वायर सर 1 ही होता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर 0.1, ठीक है, माइनस तो आपको आती होगी डेसिमल की, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर 0.21 हो गया अपॉन 0. क्या हो गया सर 1 हो गया, ठीक है। तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। अगर पॉइंट हटाना हो है ना, नीचे से वैल्यू को हटाना है, तो सर इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 200 अपॉन क्या लिख सकते हैं ना, इसका डेसिमल हटा दें, नीचे 100 लग गया, और इसका डेसिमल हटाएं, इसका डेसिमल हटाएं तो ऊपर क्या लग जाएगा 10 है ना। इसका पॉइंट हटाने के बाद इस जितने डेसिमल हो ऊपर 10 लग गया, इसका डेसिमल हटाने के साथ नीचे क्या लग गया 100 लग गया। तो सर काट लेते हैं, सर ये हो गया, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब 21/10 हो गया, तो इसका मतलब 2 पॉइंट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ये सर इस क्वेश्चन का आंसर था। ऐसे इस क्वेश्चन के साथ क्या करना होता है, डील करना होता है, ठीक है। तो सर आपको मान लो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी थोड़ी बहुत कि भाई फंक्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन को मान लो लिखते हैं, कैसे उन क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं। बाकी अगली वीडियो में इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सिर्फ मैं आपको क्या करवाऊंगा, फंक्शन के क्वेश्चन, और फंक्शन के क्वेश्चन की क्या करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।